हाय बच्चों, मैं सुनील मैम आपको पढ़ाने चल रही हूँ। आज बुद्धि क्या है। काफी लंबे समय से आप पढ़ाने चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप साइड में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाय बच्चों, मैं सुनील मैम आपको पढ़ाने चल रही हूँ। आज बुद्धि क्या है। काफी लंबे समय से मैं आपका क्लास नहीं ले पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज पुनः एक बार मैं डीएलएड की क्लासें ऑनलाइन लेने चल रही हूँ, जिसमें बुद्धि शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि जो चैप्टर है वो सीटेट में भी है और टेट में भी है, और आपके बीएड में भी है, और डीएलएड के लिए खास मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं बुद्धि है क्या। जैसा एक टॉपिक आपने देखा कि बुद्धि क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक इस शब्द को विद्वान भी नहीं समझ पाए हैं, स्पष्ट नहीं कर पाए कि बुद्धि है क्या। जैसे हम कहते हैं बुद्धि एक प्रतिभा है। बुद्धि क्या है? एक प्रतिभा है। कैसी प्रतिभा है? जिसको हम योग्यता कह सकते हैं, सामर्थ्य कह सकते हैं, कार्य करने की क्षमता कह सकते हैं। पर इसके लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया गया, ये पर्याय है। लेकिन यथार्थ में लोग जानना चाहते हैं नहीं, जो शाब्दिक अर्थ है उसे बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। सर्वप्रथम देखिए, पूछा जाता है ना सबसे पहले कि सर्वप्रथम 1885 में हार्वर्ड स्पेंसर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया? एक प्रश्न आपका बनता है ना, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हैं कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1885 में। किसने किया? हार्वर्ड स्पेंसर ने किया। और प्रतिभा, योग्यता, सामर्थ्य आदि का नाम क्या है? बुद्धि है। तो आइए आगे देखते हैं। सभी विद्वानों में मतभेद था, मतलब सब, किसी ने क्या माना? प्रतिभा है, किसी ने ज्ञान माना, किसी ने समझ माना, किसी ने कार्य करने की क्षमता माना, किसी ने योग्यता माना। मतलब सारे विद्वान अपने अपने बात पर डटे रहे, इसलिए क्या है, सभी के विचारों में मतभेद पाया गया। और सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? हार्वर्ड स्पेंसर ने। कब किया? 1885 में किया। तो आइए आगे देखते हैं कि मतभेद था, लेकिन 1910 में, कब? 1910 में, और अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई। मतलब कहा गया है, सब अपनी अपनी बात पर डटे थे कि बुद्धि है क्या। तो ये हुआ कि चलिए पाश्चात्य जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि एक सभा का आयोजन कर लिया जाए और सबके बातों को रखा जाए कि बुद्धि है क्या। और इसलिए 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा हुई, लेकिन उसमें भी निश्चित नहीं किया जा सका। फिर 1923 में, कब? 1923 में एक अंतरराष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया। जब अंग्रेजों की जो सभाएं हुई, अंग्रेज नहीं, अंग्रेज विद्वान, समझ में, पाश्चात्य विद्वान की सभा हुई, लेकिन उसमें भी मतभेद मिला, कोई मानने के लिए एक दूसरे की बात को तैयार नहीं था। तो इस तरह पुनः एक बार 1923 में, कब? 1923 में अंतरराष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया। देखो बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग कब और किसने किया? तो 1885 में हार्वर्ड स्पेंसर ने किया। फिर अंग्रेज यानी पाश्चात्य विद्वानों की सभा इस विचार के मतभेद को दूर करने के लिए कब एकत्रित की गई? 1910 में। और अंतरराष्ट्रीय सभा का आयोजन बुद्धि शब्द को लेकर कब किया गया? 1923 में किया गया। आइए देखते हैं फिर से। फिर भी यह निश्चित नहीं किया जा सका कि बुद्धि में स्मृति, संवेग, अवधान, गामक योग्यता, तार्किक क्षमता आदि का समावेश है कि नहीं, यानी ये सब है उसमें कि नहीं है। यानी कुल मिलाकर कि बुद्धि है क्या, अभी भी निश्चित नहीं किया जा सका। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो है क्या, ये कह सकते हैं दो शब्दों में कि बुद्धि अंग्रेजी भाषा के इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? लास्ट में वही बचा ना कि बुद्धि है क्या, अंग्रेजी भाषा के इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि दो शब्दों से बना है, इंटर प्लस लेजर। और दो शब्दों कहां से निकल के आए? लैटिन भाषा के। कहां से? लैटिन भाषा के दो शब्दों से। इंटर, आइए देखते हैं, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, इंटर और लेजर, अर्थात सोच विचार करने तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता है। सीधे कह सकते हैं
कि इंटेलिजेंस लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? इंटर प्लस लेजर, और जिसका शाब्दिक अर्थ लास्ट में इंटर मीन्स होता है एंट्री करना, मीन्स किसी में प्रवेश। और कैसे प्रवेश? ज्ञान का प्रवेश। और लेजर मीन्स एक ऊर्जा होती है, ध्यान को केंद्रित करना। कहाँ? किसी विशेष निर्णय को लेकर हो सकता है, डिसीजन ले सके, और जो विवेकपूर्ण समझ के क्या करता है? निर्णय लेता है, तो वहां हम कह सकते हैं कि वह बुद्धि है। तो इस तरह आपका ये बुद्धि चैप्टर हुआ कि बुद्धि क्या है। आगे आपको परिभाषा पढ़ाने चल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मार्क साइड में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए है बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि की परिभाषा। आगे देखते हैं। आप पहले पढ़ा कि बुद्धि है क्या। बुद्धि इंटेलिजेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, इंटर और लीजर। इंटर प्रवेश करना, लीजर मीन्स किसी चीज को ध्यान पूर्वक क्या करना? देखना या उस पर विचार करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोचने, विचार करने, तर्क करने और कुशलता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता ही बुद्धि है। नवीन अनुभवों का समस्या के समाधान में, नवीन अनुभवों का समस्या के समाधान में अनुकूलन की प्रक्रिया ही बुद्धि। आइए देखते हैं कि विद्वानों ने इनके विषय में क्या कहा। तो देखिए, अनेक विद्वानों का अपना अपना मत है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वुडवर्थ के शब्दों में। सबसे पहले बच्चों किसके? वुडवर्थ के शब्दों में। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ महोदय ने क्या बोला कि बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। देखिए, विधि में इस तरीका कि हम वहीं से पता लगा लेते हैं कि कौन बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंस है, कौन कम है। कैसे? तरीके से पता चल जाता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत सरल तरीके से बहुत ही डिफिकल्ट कार्य कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं सरल कार्य को भी करने में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और लास्ट में संपन्न भी नहीं कर पाते हैं। तो इनके कहने का यही मतलब है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तरीका। फिर किसने कहा? टर्मन। देखो बच्चों, कहीं टर्मन जो है टर्मन लिखा होता है और कहीं ऐसे लिखा होता है टर्मैन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आप दोनों को सही मान सकते हैं, क्योंकि हम आप तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, लिखने वाला तो कोई और। कहीं बुक में लिखा रहेगा टर्मन तो कहीं टर्मैन, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो टर्मन के शब्दों में हम लोग देखते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन ने क्या कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की एक योग्यता है। अमूर्त में जानते हो, जो हमें दिखाई नहीं देता, मीन्स जिसके विषय में हम कल्पना इमेज करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि है। जो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसके विषय में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और क्या लास्ट में निर्णय ले लेते हैं। ऐसी बुद्धि। तो कहा कि बुद्धि क्या है? अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा, अमूर्त रूप से। अमूर्त के विषय में सोचने की योग्यता है कि कल्पना, कौन व्यक्ति कितनी अच्छी कल्पना कर सकता है, उससे क्या होता है? उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है, वही बुद्धि है। किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। आगे देखते हैं रास महोदय के शब्दों में। इन्होंने क्या कहा कि नवीन अनुभवों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। इन्होंने क्या कहा? नवीन अनुभवों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। किसने? रास महोदय ने। नवीन अनुभवों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। क्यों 2 बार बोले, 3 बार? क्योंकि आप भी रट डालो इसी तरह। आप जब रट लेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो नवीन शब्द किसका? रास का। समझ में आया आपको? और क्या? अमूर्त चिंतन किसका? इसके पहले आप टर्मन महोदय का समझ रहे हैं ना। उसके पहले उन्होंने क्या? विधि, तरीका। सबसे पहले आपने किसको पढ़ा था भाई? सबसे पहले वुडवर्थ को। तो विधि, तरीका, एक एक वर्ड पकड़िए ताकि आप भूले ना। तो नवीन अनुभव से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी नवीन अनुभव सीखना क्या कहता है? हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, ये कहता है कुछ और विचार करो, ग्रहण करो। समझ में आया आपको कि मतलब नवीन नवीन, लेकिन पुराना जो है वो भूलिए नहीं।
और क्या वही ये कह रहे हैं कि नवीन अनुभव से चेतन अनुकूलन, ऐसे नहीं अचेतन अवस्था में क्या हो गया, नवीन ज्ञान का संयोग पुराने ज्ञान से हो गया तो आप मान ले बुद्धि है, नहीं, चेतन अवस्था में एक्टिव होकर क्या करें, नवीन अनुभव को ग्रहण करें और उसके साथ सामंजस्य बनाए, किसका, पुराने अनुभवों का। और जितना अच्छा तालमेल बनेगा वही दिखाई देता है कि बुद्धि है। आगे हम बढ़ते हैं। थार्नडाइक के अनुसार इन्होंने कहा कि गत अनुभवों से, देखो सबके अलग हैं, आप सोचो एक बात, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इन्होंने क्या कहा, विधि, तरीका, इन्होंने क्या कहा, अमूर्त विचारों, इन्होंने क्या कहा, नवीन अनुभव से चेतन अनुकूलन। अब नवीन अनुभव, इन्होंने नवीन कहा, इन्होंने क्या कह दिया है, थार्नडाइक ने गत अनुभव। सबका वर्ड अलग है, आप एक एक वर्ड पकड़ेंगे तो परिभाषा आपको तैयार हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक दो परिभाषा तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन जो याद किए वो ना पूछकर कभी कभी परिभाषा दे देते हैं, पूछते हैं कि ये परिभाषा किसकी है, किस राइटर की है, तो आप भूल जाते हैं। लेकिन एक एक वर्ड पकड़ के आप रट डालिए, भूलेंगे नहीं, मेरी गारंटी है। गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा, थार्नडाइक ने, कि जो गत अनुभव हैं, जो हमारे अंदर पहले से भी है, पहले से है, उनसे क्या किया जाए, उन्हीं अनुभवों से हम क्या करें। देखो एक चीज सही इन्होंने कहा, आप ध्यान दीजिए, सबने कहा सही, अपनी जगह सब सही है। इन्होंने कहा कि जो अनुभव हैं उन्हें प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। दो शब्द हमने कहा, प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। आपने अनुभव ले लिया लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो अनुभव क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे विस्मृत हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा गत अनुभव से लाभ उठाइए, यानी आपने अनुभव किया उसका सदुपयोग करिए और धीरे धीरे उन्हीं अनुभवों से एक नवीन नवीन अनुभव आपको मिलते जाएंगे। तो ये रहा आपका बुद्धि की परिभाषा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखिए परिभाषाओं, आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हूं, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले थार्नडाइक, किसने, थार्नडाइक, थार्नडाइक महोदय ने क्या कहा कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बच्चों, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। तो इन्होंने बताया जो 3 प्रकार की बुद्धि होती है उसका नामकरण दिया। पहला इन्होंने कहा कि मानव में एक अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। कौन सी, अमूर्त बुद्धि। दूसरे प्रकार इन्होंने बताया कि मानव में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। एक प्रकार की है कौन सी, मूर्त बुद्धि। और तीसरा इन्होंने बताया कि मानव के अंदर एक सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। कौन सी, सामाजिक, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अब देखिए तीनों का अलग अलग रोल है। सबसे पहले अमूर्त बुद्धि देखते हैं कि इन्होंने बताया जो अमूर्त बुद्धि जिस व्यक्तियों में पाई जाती है वो ज्ञानार्जन में लगे रहते हैं, यानी ज्ञान को अधिक से अधिक ग्रहण करने में लगे रहते हैं। जैसे पुस्तकीय ज्ञान हो गया, पुस्तकीय ज्ञान यानी अध्ययनशील रहते हैं, पुस्तक में लगे रहते हैं, पुस्तक से कितना ज्ञान को अर्जित कर लिया जाए, और कल्पनाशील होते हैं। कल्पनाशील जैसे कवि, ये क्या करते हैं, कहानी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, आपने कहा कि जो अमूर्त प्रकार की बुद्धि होती है जिस व्यक्तियों में, वो क्या करते हैं, ज्ञानार्जन करने में लगे रहते हैं। ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन करने में लगे रहते हैं, करने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे पुस्तकीय ज्ञान, जैसे क्या, पुस्तकीय ज्ञान। आपने देखा क्या कहा, ज्ञानार्जन करने में लगे रहते हैं। कैसा ज्ञान, जैसे पुस्तकीय ज्ञान, मतलब पुस्तक के अध्ययन में विशेष रुचि लेते हैं। और ऐसे लोगों में आते हैं, क्या कह सकते हैं, कहानीकार, कहानीकार, कहानीकार आते हैं ना, कल्पना करते हैं, शिल्पकार नहीं कह सकते हैं, सिर्फ कहानीकार, उपन्यासकार,
उपन्यासकार, कवि, कभी भी कह सकते हैं ना। अमूर्त बुद्धि, ये सब किस में आते हैं? अमूर्त बुद्धि। इन व्यक्तियों में कैसी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है? क्यों? क्योंकि ये कल्पना करते रहते, कभी क्या करता है? कल्पना करता रहता है, और कल्पना करके क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। और कैसा ज्ञान? पुस्तकीय ज्ञान। उसके ज्ञान अध्ययन में लगातार लगे रहते हैं। और फिर मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि जो होती है, ऐसा नहीं है कि ये कल्पना नहीं करते हैं। जिस व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है वो ठोस वस्तुओं में लगे रहते हैं। कैसे? जैसे ज्ञान उतना अर्जित किया, और ज्ञान को जितना अर्जित किया उसे ठोस रूप देने का प्रयास करते हैं। जैसे मूर्त बुद्धि में जिस व्यक्तियों में पाई जाती है वो अधिकतर क्या होते हैं? शिल्पकार होते हैं। क्या होते हैं? शिल्पकार। शिल्पकार होते हैं, कुशल इंजीनियर होते हैं, कुशल कह सकते हैं, या सफल इंजीनियर हो सकते हैं, सफल इंजीनियर। आपने शिल्पकार कहा ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कल्पना की, देखिए यहाँ क्या था, यहाँ कहानीकार था, उपन्यासकार था, लेकिन क्यों? क्योंकि ज्ञान ही दे रहे हैं, उसे मूर्त रूप नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो शिल्पकार है उन्होंने कल्पना की, और कल्पना करने के बाद उसे ठोस रूप दिया। इंजीनियर क्यों लिखा यहाँ, क्यों लिखा गया? क्योंकि वो क्या करता है? वो कल्पना किया, ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद क्या किया? उसे मूर्त रूप प्रदान किया। और यहाँ पे सिर्फ कल्पनाएं थे, लेकिन यहाँ क्या किया? ठोस रूप उसे प्रदान किया। और तीसरे प्रकार की जो बुद्धि है ये सामाजिक बुद्धि है। यहाँ गणितज्ञ भी आते हैं। क्या आते हैं? गणितज्ञ। अब कहेंगे कि जो गणितज्ञ हैं वो इंजीनियर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये इंजीनियरिंग में कई चीजें हैं। ज्ञान को प्राप्त किया, करने के बाद क्या? उसे मूर्त रूप यानी साकार रूप प्रदान किया। लेकिन जो गणितज्ञ हैं, ज्योतिष से इसका संबंध है, और ये क्या करते हैं? सिर्फ ज्ञान का अर्जन करते हैं, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने में या देने में लगे रहते हैं, या देने में लगे रहते हैं। लेकिन शिल्पकार क्या करता है? उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है जितना उसके लिए उस समय यानी वर्तमान में आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका क्या करता है? सदुपयोग करता है। मीन्स तुरंत उसे मूर्त रूप दे देता है। चाहे शिल्पकार हो, इंजीनियर है, ज्ञान प्राप्त किया, उसका तुरंत यानी मैकेनिकल, टेक्निकल इसमें बुद्धि पाई जाती है। किसमें? मूर्त रूप में। आइए देखते हैं तीसरा, जो सामाजिक बुद्धि है। इस प्रकार के व्यक्ति ज्यादातर क्या करते हैं? एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, यानी समाज से अपने व्यवहार को बनाए रखते हैं, या समाज में उठना बैठना, समाज के लोगों से प्रभावित होना, उन्हें अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना, ये उन व्यक्तियों का काम होता है जिनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और इसमें अधिकतर कौन से लोग आते हैं? जैसे नेता, विधायक, नेता, विधायक, मंत्री आदि जो ये लोग होते हैं, इस व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो देखा आपने कि थार्डलाइक ने क्या किया? बुद्धि को 3 भागों में बांट दिया, कि इन्होंने कुल मिलाकर माना कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि आपने देखा जो ज्ञान है वो मैकेनिकल क्षेत्र में है, टेक्निकल क्षेत्र में है, और साकार रूप देने में विश्वास करता है। यानी जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि पाई जाती है वो उतना ही ज्ञान प्राप्त करने के पीछे भागते हैं जितना वो साकार रूप उसे दे सके। लेकिन यहाँ जो अमूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि में उसकी कोई सीमा नहीं, पराकाष्ठा नहीं है, वो मूर्त रूप से दिखाई